हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे। अच्छी बात है। सबसे पहली चीज बेटा, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं बिफोर स्टार्टिंग सब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं बेटा, मेरा नाम है सौरभ विग। आई हैव कंप्लीटेड MCA मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और इसके बाद मुझे 10 साल से ज्यादा हो गए बेटा CA एज वेल एज CM में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। और एक बात और, मेरी जो क्लासेस है बेटा, वो क्लासेस कहाँ कहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। इट मीन्स मेरे लेक्चर्स दिल्ली लक्ष्मी नगर में भी होते हैं एज वेल एज मेरे लेक्चर्स मेरठ में भी होते हैं। ठीक, इसके अलावा बेटा मैं इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेजेस में विजिटिंग फैकल्टी हूँ। और इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज कहाँ पे है बेटा? वो है बेटा नोएडा में। एज फार एज आपके फाउंडेशन की बात करूं तो बेटा आपके फाउंडेशन के अंदर आपका एक पेपर है। आप लोगों को ओवरव्यू पता होगा। आप लोगों का बेटा एक पेपर है, दैट इज पेपर नंबर 4। दैट इज आप लोगों का एक पेपर है फाउंडेशन के अंदर, पेपर नंबर 4। और पेपर नंबर 4 की बात है, दैट इज पेपर नंबर 4 की बात करूं तो आप लोगों का पेपर नंबर 4 का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCK। ध्यान से सुनिए, आपका जो पेपर नंबर 4 है वो पेपर नंबर 4 है बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCK। ये जो कंप्लीट पेपर है, ये कंप्लीट पेपर आपका 100 नंबर का है। आपको पता भी होगा ये पॉइंट। मैं दोबारा से इसलिए बता रहा हूं बिकॉज इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना रहे। पहला पॉइंट, ये जो बेटा आपका पेपर नंबर 4 है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCK, ये पूरा कंप्लीट पेपर आपका 100 नंबर का है, जिसमें बेटा आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है वो कितना है बेटा? 60 मार्क्स का। और BCK की फुल फॉर्म है बेटा बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। ये जो BCK का आपका पेपर है, इस पेपर की जो वेटेज है ये है बेटा 40 मार्क्स। इट मींस आपका कंप्लीट पेपर 100 नंबर का है। 100 नंबर का पेपर है, पेपर का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCK। और इसमें से 100 नंबर में से बेटा 60 नंबर का आपका इकोनॉमिक्स का वेटेज है और 40 नंबर का आपका BCK का वेटेज है। और कंप्लीट मिला के बेटा कितना हो गया? 100 मार्क्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये निकलता है, क्या सर हमें अलग अलग पास होना है? नहीं बेटा, एक बात ध्यान रखना सर, आपको अलग अलग पास नहीं होना। आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 100 में से। इट मींस आपको जो मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 100। आपको नहीं पता चलेगा आपको इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स मिले, आपको नहीं पता चलेगा आपको BCK में कितने मार्क्स मिले, बिकॉज आपको मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 100। क्लियर है यहां तक पहला पॉइंट? अब पॉइंट इज दैट बेटा, अगर मैं बात करूं ये पूरा कंप्लीट पेपर, ये पूरा कंप्लीट पेपर है बेटा MCQ बेस्ड। MCQ बेस्ड का मतलब है बेटा पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपको जो भी करेक्ट ऑप्शन है उस ऑप्शन को आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। सिंपल सा मतलब कौन बनेगा करोड़पति खेलना है। और उसमें से आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपको उस ऑप्शन को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो ये पूरा कंप्लीट पेपर जो है बेटा ये MCQ बेस्ड है। क्लियर है बेटा पहला पॉइंट? अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये जो BCK वाला पोर्शन है, ये BCK वाला पोर्शन आपका मैं कंप्लीट कराऊंगा। दैट इज ये जो 40 नंबर का आपका BCK का पोर्शन है वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो एक बात याद रखना, इस पेपर में ये जो BCK वाला पोर्शन है 40 मार्क्स का, ये 40 मार्क्स वाला पोर्शन आपका मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक, अब आते हैं सर इससे आगे। एक चीज ध्यान रखना बेटा, ध्यान से सुनना एक चीज जो मैं बोल रहा हूं। अगर मैं बात करूं सर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं BCK, सबसे पहली चीज सर इसमें रट्टाफिकेशन नहीं करना। रट्टाफिकेशन का मतलब सर हमें कोई भी चीज रटनी नहीं है, हमें चीजों को समझना है।
सर क्या मतलब? पॉइंट इज दैट क्लास के अंदर बेटा मैं आपको जो भी चीज समझाऊंगा वो सारी चीज आपको कॉन्सेप्चुअली समझनी पड़ेगी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है बेटा मैं क्लास में आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आप लोगों को उन कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना। क्यों नहीं करना बेटा रट्टाफिकेशन? सबसे पहली चीज सोचो, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे? एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब आपको सब्जेक्टिव आंसर थोड़ी ना लिखने। आपको क्या मिलेगा? एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के कितने ऑप्शन होंगे और उनमें से आपको जो भी बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज जो भी करेक्ट ऑप्शन है, उस ऑप्शन को आपको क्या करना है बेटा? सेलेक्ट। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, हम लोग क्लास के अंदर जो पढ़ेंगे वो हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हम लोग क्लास के अंदर रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे। क्लियर है यहां तक सबको? अब आगे आते हैं। सर अगर मैं बीसीके के सिलेबस की बात करूं, पहले मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं, उसके बाद हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, सब कुछ आज आपको समझ आ जाएगा, जिससे आप लोग हैबिचुअल हो जाओगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर बीसीके के सिलेबस की, इट मींस हमारे बीसीके का जो सिलेबस है, सबसे पहले बेटा हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस के अंदर अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे पहली चीज बीसीके की फुल फॉर्म इज बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। इसके सिलेबस की बात करते हैं बेटा। इसके सिलेबस में आपको टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं। इट मींस आपके सिलेबस के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 6 चैप्टर्स हैं। अब सर उन चैप्टर का नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है, अभी समझा दूंगा। अगर मैं बात करूं बेटा, मैं सबसे पहले की बात करता हूं। सबसे पहला चैप्टर जो आपके सिलेबस में है, दैट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू बीसीके। इंट्रोडक्शन टू बीसीके, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस के अंदर गिवन है। दैट इज चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बीसीके। सेकेंड चैप्टर की बात करूं बेटा, सेकेंड चैप्टर जो आपके सिलेबस में गिवन है, दैट चैप्टर इज बिजनेस एनवायरमेंट। अगर मैं बात करूं सेकेंड चैप्टर जो आपके सिलेबस में गिवन है, दैट चैप्टर इज बिजनेस एनवायरमेंट। सर मैं ये जो सिलेबस आपके सामने लिख रहा हूं, ये सिलेबस लिख रहा हूं आपके आईसीएआई के अकॉर्डिंग। इट मींस आपके आईसीएआई से आपको स्टडी, दैट इज आपको आईसीएआई से बुक्स आएंगी। ठीक है, आ गई क्या नहीं आई अभी? अगर कुछ स्टूडेंट की नहीं भी आई तो आ जाएंगी, और कुछ स्टूडेंट की अगर आ गई तो मैं पॉइंट इज दैट आईसीएआई से जो बुक्स आती हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्टडी मॉड्यूल। ठीक है, तो मैं आपके सामने ये जो चैप्टर्स के नाम लिख रहा हूं, वो चैप्टर के नाम लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू आईसीएआई स्टडी मॉड्यूल। ठीक है, इट मींस आपके आईसीएआई से आपको बुक्स मिलेंगी और उस बुक में जिस सीक्वेंस में चैप्टर के नाम हैं, मैं उस सीक्वेंस में आपके सामने चैप्टर के नाम लिख रहा हूं। आईसीएआई से जो आपको बुक्स मिलती हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? स्टडी मॉड्यूल। तो मैं आपके सामने स्टडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चैप्टर के नाम लिख रहा हूं। तो स्टडी मॉड्यूल में सबसे पहला चैप्टर है बेटा इंट्रोडक्शन टू बीसीके। इंट्रोडक्शन टू बीसीके। सेकंड चैप्टर है बेटा बिजनेस एनवायरमेंट। सर इसके बाद अगर मैं थर्ड चैप्टर की बात करूं, थर्ड चैप्टर है बेटा, ध्यान से, थर्ड चैप्टर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। दिस इज द थर्ड चैप्टर जो आपके स्टडी मॉड्यूल में गिवन है। ठीक, फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं। फोर्थ चैप्टर जो आपके स्टडी मॉड्यूल में है, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। Government policies for business growth. This is what the fourth chapter. फिफ्थ चैप्टर आपके सिलेबस में है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस।
और लास्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस में है दैट इज कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज सर क्या मतलब है? ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, दीज आर ऑल दी चैप्टर्स दैट कवर्स दी होल सिलेबस ऑफ बीसीके। इट मींस ये मैंने आपके सामने जो चैप्टर के नाम लिखे हैं बेटा, ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा बीसीके का सिलेबस क्या करते हैं? कवर करते हैं। सर हमें 6 चैप्टर पढ़ने हैं और वो 6 चैप्टर का सीक्वेंस मैंने आपके सामने लिखा है बेटा, और ये 6 के 6 चैप्टर का सीक्वेंस मैंने किसके अकॉर्डिंग लिखा है? आईसीएआई के स्टडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। क्लियर है बेटा? अब आगे आते हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछेंगे सर कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हम लोग किसी भी चैप्टर को छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि बेटा हर चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। हम ये नहीं कर सकते कि सर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमें वो बता दो। बेटा सारे ही चैप्टर से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है सबको? अब पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, किसी को अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो सिलेबस, नोट नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बात अब बता रहा हूं, मेरी क्लास के अंदर, अब सुनो, मेरी क्लास के अंदर आपको एक रजिस्टर रखना पड़ेगा अपने पास। ठीक, अपने पास एक रजिस्टर रखना पड़ेगा और मेरी क्लास के अंदर आपको एक हाइलाइटर भी रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? रीजन बताता हूं। सबसे पहली पॉइंट, मैं क्लास के अंदर आपको नोट्स लिखवाऊंगा। मैं आपको क्लास के अंदर नोटिंग करवाऊंगा। नोटिंग करवाने का मतलब बेटा क्या? मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आपको क्लास में उन कॉन्सेप्ट को लिखवाऊंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? अपने साथ एक रजिस्टर लाना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब मैं आपको क्लास में कुछ भी नोटिंग कराऊंगा तो बेटा आपको नोटिंग कराते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करवाऊंगा, अंडरलाइन। और वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूं, उन वर्ड्स को आप या तो किसी डिफरेंट कलर के पेन से अंडरलाइन करो या हाइलाइटर से हाईलाइट करो। ठीक है? क्यों कह रहा हूं? बिकॉज बेटा उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे या तो एमसीक्यू पूछा हुआ है या एमसीक्यू बन सकता है। तो इसका मतलब बेटा क्लास के अंदर, स्पेशली मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूं, मेरी क्लास के अंदर आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए जिस पे आप बीसीके के नोट्स लिखेंगे। दूसरी चीज, आप अपने साथ एक हाइलाइटर लाएंगे। हाइलाइटर क्यों लाएंगे? बिकॉज जब भी मैं क्लास के अंदर कुछ भी चीज आपको लिखवाऊंगा तो लिखवाते टाइम आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को क्या कराऊंगा? अंडरलाइन। आप या तो किसी डिफरेंट कलर के पेन से अंडरलाइन करेंगे या हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे। आज आपके पास अगर रजिस्टर नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रजिस्टर अपने साथ रखना। आज जो भी मैं आपको क्लास के अंदर करवाऊंगा बेटा, आप एक काम करना, जो भी मैं क्लास के अंदर करवाऊंगा किसी पेपर पर नोट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में उसको रजिस्टर के साथ स्टेपल कर लेना। ठीक, अब आते हैं आगे। ये आपका पूरा सिलेबस है। अब सुनो इंपॉर्टेंट चीज, मैं इंपॉर्टेंट चीज क्या समझा रहा हूं, एक चीज समझो बेटा। इंपॉर्टेंट चीज ये समझा रहा हूं, हम क्लास में इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे। सर क्या मतलब? बेटा ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी है आपके सामने, ये सीक्वेंस आपके स्टडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग लिखी है, लेकिन क्लास में हम लोग स्टडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे। सर कैसे पढ़ेंगे? क्लास के अंदर हम कैसे पढ़ेंगे? देखो जरा, क्लास के अंदर हम लोग कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहली चीज, क्लास के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बीसीके। क्लास के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लास के अंदर हम सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो कौन सा है बेटा? इंट्रोडक्शन टू बीसीके, जिसको मैं आज स्टार्ट करूंगा। सेकेंड पॉइंट, अब ध्यान से सुनो, आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग
आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर कौन सा बेटा? बिजनेस एनवायरनमेंट। लेकिन हम लोग सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बीसी के कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे बेटा? ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। इसका मतलब सर पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद मैं आपको मॉड्यूल के अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा? ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। मॉड्यूल में कौन से नंबर पे है? कौन से नंबर पे है? 5th। और क्लास में सेकंड। इसके बाद बेटा जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ पढ़ेंगे। दैट इज मैं आपके सामने ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो मैं एनवायरनमेंट से पहले आपको ये 2 चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं फर्स्ट लेक्चर में ये चीज बता रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट फ्यूचर में जाके कंफ्यूज होता है और वो बोलता है कि सर हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया, मॉड्यूल में था, इसके बाद हमने मॉड्यूल में देखा उसमें तो सेकंड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट था, आपने तो पढ़ाया ही नहीं। तो बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट से पहले हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। इसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे? गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। तो हमारा क्लास के अंदर पढ़ने का सीक्वेंस आपके स्टडी मॉड्यूल के सीक्वेंस से थोड़ा सा क्या होगा बेटा? डिफरेंट। क्लियर है यहां तक? कुछ पूछना है? नहीं। अब दूसरी चीज अब सुन लो प्लीज। अब एक चीज और, मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं आज आपके चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बीसी के से। क्लियर है? अब एक मिनट, बुक्स मिल गई क्या आप सबको? जिसको नहीं मिली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बुक्स मिल जाएंगी। दूसरी चीज, क्लास के अंदर सुन लो, क्लास के अंदर किसी को कोई भी डाउट हो क्लास में ही पूछ लेना। और अपने ये जो हथियार है ना, हथियार स्मार्टफोन, इन हथियार को कृपया करके साइलेंट मोड पे साइड में रख देना, क्योंकि किसी को भी देखा मैंने फोन पे खेलते हुए उसका फोन हो जाएगा जब्त और उसके बाद उस फोन का करूंगा मैं नीलामी। हंस रहे हो? नीलामी करूंगा और नीलामी करने के बाद जो भी उससे क्या आएगा पैसा, उस पैसे से करेंगे पार्टी। अब खेलो। अब ये मत कहना कि सर फोन पे खेल रहे हैं नीलामी करेंगे। बेटा अच्छी बात है, नीलामी करेंगे, उसके बाद जो उससे पैसा आएगा उससे होगी पार्टी। ठीक? अब सुनिए, चलिए मजाक बंद, वापस आते हैं। सबसे पहली चीज बीसी के, एक मिनट, बीसी के का वेटेज कितना है? 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का मतलब 40 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू बेस्ड बीसीके से। दूसरी चीज, बीसीके के सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं? 6 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू बीसीके। अब सुनिए, अब मैं बात करता हूं सबसे पहले चैप्टर की, और सामने आपके सबसे पहला चैप्टर जो क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं, दैट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू बीसीके। प्लीज थोड़ी देर के लिए बातें बंद और सामने देखिए। सर अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले, सुन लो सारे, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है पहले मैं उसका एक चार्ट बनाऊंगा। समझिए, मैं क्लास के अंदर क्या करूंगा, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करूंगा, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेटा उस चैप्टर का पूरा चार्ट बनवाऊंगा कि हमें उस चैप्टर के अंदर टोटल कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू बीसीके, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है देखो, पहले सामने देखो। सबसे पहला टॉपिक हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके। इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके। सर इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके मतलब बीसीके का क्या इंपॉर्टेंस है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। सिंपल सा मतलब वाई। वाई मतलब ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं। पॉइंट इज दैट फ्यूचर में आप लोग क्या बनेंगे बेटा? सीए बनेंगे ना। तो सीए बनेंगे तो आप सीए बन रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जिसको एक वर्ड में बोलते हैं वाई। वाई मतलब
हम लोग ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए इस सब्जेक्ट का क्या फायदा है। मुझे बताओ, आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका मतलब इस सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ फायदा होगा ना आपके लिए। तो व्हाट से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाई। हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हैं आपको पता होना चाहिए वो सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट का क्या फायदा है हमारे लिए। सेकंड कॉन्सेप्ट या सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके अंदर, डोमेन्स ऑफ बीसीके। डोमेन्स ऑफ बीसीके, दैट इज द सेकंड टॉपिक। डोमेन्स ऑफ बीसीके पढ़ने के बाद हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर, ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज, और ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर आप दो एक्टिविटी पढ़ेंगे, वन इज इकोनॉमिक एंड वन इज नॉन इकोनॉमिक। दैट इज, हम लोग दो एक्टिविटी पढ़ेंगे, वन इज इकोनॉमिक, वन इज नॉन इकोनॉमिक। और इसके बाद इसी चैप्टर के अंदर एक लास्ट टॉपिक और पढ़ेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अगर मैं बात करूं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, अगर मैं बात करूं, दीज आर दी टोटल 4 टॉपिक्स, ध्यान से सुनो, दीज आर दी टोटल 4 टॉपिक्स अंडर दिस चैप्टर। अब एक चीज सुनो, मैंने आपके सामने क्या बनाया है, मैंने आपके सामने एक चीज नोटिस करो, मैंने आपके सामने एक चार्ट बनाया है, और इस चार्ट का मतलब है जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए उस चैप्टर के अंदर टोटल कितने टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। अभी मैं यहां पे इसके अंदर फर्दर बहुत सारे टाइप्स हैं, जब हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे तब मैं बताऊंगा कितने इसके टाइप्स हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मानो कि सबसे पहला जो टॉपिक है, हमें क्या पढ़ना है, ये सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम मतलब सीए के लिए इस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। सेकंड, आपको क्या पढ़ना है बेटा, डोमेन्स ऑफ बीसीके। थर्ड, आपको क्या पढ़ना है बेटा, ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसके अंदर बेटा टोटल कितनी एक्टिविटी है, 2, वन इज इकोनॉमिक, वन इज नॉन इकोनॉमिक। और एक फोर्थ आपको और पढ़ना है, दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, हमेशा जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो बिफोर स्टार्टिंग दैट चैप्टर में उस चैप्टर का पूरा क्या बनवाऊंगा, चार्ट। इस चार्ट से क्या फायदा है, जब लोग आप सेल्फ रिवाइज करेंगे ना बेटा, तब आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैं जस्ट इंट्रोडक्शन एक क्लास है जिसमें आपको पता हो चले कि किस तरीके से हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा क्लास के अंदर। क्लियर है सबको? प्लीज जल्दी से नोट करो इसको। जिसने कर रखा है प्लीज वो छोड़ दो, जिसने नहीं कर रखा प्लीज मैं आप सबसे एक ही चीज एक्सपेक्ट करता हूं, नोट करो। बिकॉज क्लास के अंदर जब आप बहुत सारी चीजों को नोट करोगे ना तो आपको क्लास में ही चीजें याद हो जाएंगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। आप क्लास के अंदर जब चीजों को नोट करोगे ना तो बेटा एक बात याद रखना, आपको क्लास में ही बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। जल्दी से बेटा नोट करो। बातें करने को नहीं कहा जिसने नोटिंग कर रखी है। तुम लोग इतनी क्यों बातें करते हो बेटा? हाँ भाई क्या हुआ? हाँ क्या हुआ भाई? इतनी हंसी क्यों आ रही भाई? अभी बुलाने वाला हूं यहाँ पे कैमरे के सामने, तुम लोग भी आओगे रिकॉर्डिंग में, क्या दिक्कत है? क्यों भाई? हाँ वो मुझे पता है, तभी तो बोल रहा हूँ। मैसेज आया था, वो कुछ काम था, बस वही देखूँगा। कौन सी?
उसमें एक्सेस दे दूंगा, सबको दूंगा। बैकअप देखना है, बैकअप के लिए उसमें ऐसे नहीं मिलेगी ना, जब तक उसमें मैं एक्सेस दूंगा। रिकॉर्डिंग चाहिए क्या? अब क्लास के बाद बात करता हूँ क्या है। हाँ जी, हो गया बेटा जी, हो गया, बोलो हाँ या ना। लास्ट सर, हो गया? नोटिंग कर ली बेटा दोनों ने? अब अगर मैं बात करूं तो हेडिंग डाल लो बेटा प्लीज। अगर हो गया तो हेडिंग डाल लो बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीए कर देना आप। इंपॉर्टेंस फॉर बीसीके, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, या सिंपल वर्ड में आप ये भी लिख सकते हैं वाई बीसीके। वाई मतलब बीसीके का क्या इंपॉर्टेंस है, या ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। पहले इस चीज को समझो, तभी आगे के कॉन्सेप्ट समझ आएंगे बेटा। इसको हटा दूं? अब सबसे पहली चीज सामने देखो, मैं अब सबसे पहला आप लोगों को इंट्रोडक्शन से पहले ये पढ़ा रहा हूं कि ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, दैट इज वाई। वाई का सिंपल सा मतलब है इंपॉर्टेंस। इस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, इस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, या ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनना इस चीज को, इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इसके पीछे एक रीजन है। देखो सबसे पहले बेटा एक चीज ध्यान से सुनो, सीए बनने के बाद आपके बहुत सारे रोल आते हैं। रोल मतलब सीए बनने के बाद आप क्या करेंगे, आप टैक्स से रिलेटेड भी सारा काम करेंगे। सीए बनने के बाद बेटा आप अकाउंटिंग रिलेटेड भी सारा काम करेंगे, और सीए बनने के बाद एक काम और करेंगे आप लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा ऑडिट। एक चीज ध्यान से सुन लो, ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज, सीए बनने के बाद बेटा आप टैक्सेशन रिलेटेड भी बहुत सारा काम करेंगे। जैसे आपको पता भी होगा कि अगर मुझे कोई भी टैक्स से रिलेटेड काम करवाना है तो बेटा आप लोगों के पास जाऊंगा और आप लोग मुझे गाइड करेंगे। दूसरी चीज, कोई भी अकाउंटिंग रिलेटेड काम है तो वो भी कहीं ना कहीं आप लोग करेंगे। आप लोग मतलब आप लोगों का रोल टैक्सेशन रिलेटेड भी होता है, आप लोगों का रोल अकाउंटिंग रिलेटेड भी होता है। लेकिन बेटा इनसे ज्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आप सबके लिए, एंड दैट रोल इज ऑडिट। सर ऑडिट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग। ऑडिट का मतलब होता है सर क्या, चेकिंग। सर किस चीज की चेकिंग, बेटा याद रखना, ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका मतलब सर सीए बनने के बाद, ध्यान से सुनो, सीए बनने के बाद आपका एक रोल आएगा, एंड दैट रोल इज चेकिंग। सर किस चीज की चेकिंग, आप लोग करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग, एंड दैट चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं। सर आपका एक बहुत बड़ा रोल है, एंड दैट रोल इज ऑडिट। ऑडिट को सिंपल वर्ड में, एक वर्ड में बोलेंगे क्या, चेकिंग। और किस चीज की चेकिंग करोगे आप लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। सर क्या मतलब, अब समझो इस चीज को बेटा, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। क्यों, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। बेटा पॉइंट इज दैट, लेट अस सपोज बेटा मेरा बिजनेस है, और मेरा बिजनेस है एक होटल है, होटल, ठीक है। उस होटल के अंदर खुद सोचो, उस बिजनेस के अंदर मेरी क्या बना रखी होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सिंपल सा मतलब है मेरे होटल वाले बिजनेस के लिए मैंने बैलेंस शीट्स बना रखी होंगी, यस और नो, सिंपल वर्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक चीज ध्यान रखना सर, मेरे इस बिजनेस के अंदर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये आप नहीं बनाओगे, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएगा मेरे बिजनेस के अंदर कौन, अकाउंटेंट। आप लोगों का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का नहीं है।
तो मेरा बिजनेस है बेटा होटल, और उस होटल बिजनेस के अंदर, मेरे बिजनेस के अंदर जो अकाउंटेंट है उसने बेटा क्या बना रखी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इस अकाउंटेंट ने, सुनो, इस अकाउंटेंट ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही बना रखी है या नहीं सही बना रखी। इट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बना रखी है या सही बना रखी है, इस चीज को चेक कौन करेगा, आप लोग। इसका सिंपल सा मतलब है, सर मेरा बिजनेस कौन सा है, होटल। मेरे बिजनेस के अंदर मैंने एक पर्सन को रख रखा है, वो पर्सन कौन है, अकाउंटेंट। क्या बनाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अकाउंटेंट ने सही बना रखा है या गलत बना रखा है, इस चीज को चेक कौन करेगा, आप लोग चेक करोगे, आप लोग। पॉइंट समझो, आपका रोल है ऑडिट करना। हर बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप लोग क्या करोगे, ऑडिट करोगे। बिना योर सिग्नेचर, याद रखना, आपके सिग्नेचर के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब पॉइंट क्या है, सर हम लोग ऑडिट क्यों करेंगे, कि एग्जांपल लेके बता रहा हूं। बेटा मेरा होटल है, मुझे बैंक से चाहिए लोन। ध्यान से सुनो, मेरा होटल का बिजनेस है, मुझे चाहिए बैंक से लोन। अब बैंक से मैं लोन लेने जाऊंगा तो बैंक को अपनी बैलेंस शीट दूंगा, यस या नो? भाई बैंक मुझे ऐसे थोड़ी ना लोन दे देगा, बैंक कुछ ना कुछ तो चेक करेगा ना। तो बैंक मुझसे मांगेगा क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसने बनाई है, अब अकाउंटेंट ने सही बनाई है या गलत, इसको चेक किसने किया, और आपने लिखा कि इनके होटल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल दैट इज सही है, ठीक है। इसके बाद आप उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या करोगे, अपने सिग्नेचर करोगे, ठीक है। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं बैंक को दूंगा और बैंक देखेगा कि हां मेरे बिजनेस के अंदर मैंने कोई भी घपला नहीं किया, मेरे बिजनेस के अंदर मैंने कोई भी फ्रॉड नहीं किया, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक सीए से इन्होंने क्या करा रखा है, चेक करा रखा है, और सीए ने अपने सिग्नेचर कर रखे हैं। बैंक ये सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद मुझे क्या प्रोवाइड कराएगा, लोन। तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, एंड दैट रोल इज ऑडिटिंग। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट इन सिंपल वर्ड, चेकिंग। किस चीज की चेकिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा याद रखना, आप कभी भी कंपनीज में, फ्यूचर में आप कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद नहीं बनाएंगे। कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा, लेकिन उस अकाउंटेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाई है या गलत, इसको चेक कौन करेगा, आप लोग। यहां तक क्लियर? अब ध्यान से सुनो सर, अब ध्यान से एक चीज समझा रहा हूं। अब आते हैं हम सब्जेक्ट पे कि ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्यों है। मैं एक चीज बताओ, मुझे बताओ, आप होटल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करोगे, ऑडिट। तो आपको उस होटल बिजनेस की क्या पता होनी चाहिए, बारीकियां। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। आप होटल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या कर रहे हो, ऑडिट। तो आपको होटल की बारीकियां पता होनी चाहिए ना। जब तक आपको उस बिजनेस की बारीकियां नहीं पता, तब तक आप उस बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या नहीं कर पाओगे, ऑडिट। इसको बारीकियां नहीं बोलते बेटा, इसको बोलते हैं न्यूएंसेस। क्या बोलते हैं, न्यूएंसेस। तो इसका मतलब यह है आपको बिजनेस के न्यूएंसेस पता होने चाहिए, तभी आप उन बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या कर पाओगे, ऑडिट। और ये बिजनेस के न्यूएंसेस आपको ये सब्जेक्ट सिखाएगा। अब आप मुझे बताओ बेटा, ध्यान से सुनो, अगर आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो आपको बिजनेस की क्या नहीं पता होंगी, न्यूएंसेस। और जब आपको बिजनेस के न्यूएंसेस नहीं पता तो फ्यूचर में आप बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या नहीं कर पाओगे, ऑडिट। तो अगर आपको बिजनेस की बारीकियां सीखनी है, आपको बिजनेस के क्या सीखने हैं, न्यूएंसेस, तो आपको यह सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा,
तभी आप फ्यूचर में उस बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या कर पाएंगे, ऑडिट। समझो। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मुझे बताओ बैंक, ध्यान से सुनो, बैंक आपको पता भी होगा, सुना हो या ना सुना, आप लोग बैंक में जाके भी ऑडिट करोगे, जिसको हम लोग बैंक ऑडिट बोलते हैं, बैंक ऑडिट। अब मुझे बताओ, फ्यूचर में बैंक बोल रहा हूं, बैंक भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपसे क्या कराएगा, ऑडिट। तो आपको बैंक की क्या पता होनी चाहिए, तभी तो आप बैंक की क्या कर पाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट। अब मुझे बताओ, तो आपको ये सब्जेक्ट क्या बताएगा, बिजनेस के न्यूएंसेस के बारे में सिखाएगा, तभी आप फ्यूचर में क्या परफॉर्म कर पाओगे, ऑडिट। अगर आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो आप लोग क्या नहीं सीख पाओगे, न्यूएंसेस ऑफ बिजनेस। और जब तक आपको न्यूएंसेस नहीं पता, आप क्या नहीं कर पाओगे, ऑडिट। दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट, आपको सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए, व्हाट से पहले वाई। क्लियर है। अब एक वर्ड में बीसीके सब्जेक्ट आपको क्या सिखाएगा, न्यूएंसेस किसके, बिजनेस के न्यूएंसेस, बिजनेस की बारीकियां। और उन बारीकियों को सीखने के बाद आप क्या कर पाओगे, ऑडिट। मतलब व्हाट, चेकिंग। किस चीज की चेकिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। आई होप क्लियर होगा। पक्का? पहले इतना लिखो, यस सर, यस सर। हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, शॉर्ट फॉर्म में सीए कर दो। इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और वाई बीसीके, और वाई बीसीके। इट मींस हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, या इस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। लिखो जरा डैश डाल के, डैश डाल के लिखो बेटा। तो आपने हेडिंग डाल ली, इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और वाई बीसीके। अब डैश डाल के लिखो, द सीए शैल बी एबल, द सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, द सीए शैल बी एबल टू कंडक्ट ऑडिट, द सीए शैल बी एबल टू कंडक्ट ऑडिट डिलिजेंटली। डिलिजेंटली मतलब अच्छे से ऑडिट तभी कर पाओगे। द सीए शैल बी एबल टू कंडक्ट ऑडिट diligently. The CA shall be able to conduct audit diligently only when they understand, only when they understand, only when they understand the nuances, only when they understand the nuances of business, only when they understand the nuances of business, whose financial statements, whose financial statements they prepare or audit, whose financial statements they prepare or audit. The CA shall be able to conduct audit diligently only when they understand the nuances of business, whose financial statements they prepare or audit. इसका मतलब लाइन पढ़ो, सीए क्या कर पाएगा फ्यूचर में, क्या कर पाएगा, ऑडिट। और ऑडिट भी कैसे, अच्छी तरीके से। और कैसे अच्छी तरीके से, जब उसको क्या पता होंगे, न्यूएंसेस ऑफ बिजनेस। और ये सब्जेक्ट हमारे को क्या सिखा रहा है, न्यूएंसेस ऑफ बिजनेस। तभी हम फ्यूचर में डिलिजेंटली क्या कर पाएंगे, ऑडिट। क्लियर है। अंडरलाइन दी वर्ड यहां पे ऑडिट, अंडरलाइन दी वर्ड यहां पे न्यूएंसेस ऑफ बिजनेस, अंडरलाइन दी वर्ड यहां पे ऑडिट, अंडरलाइन दी वर्ड यहां पे न्यूएंसेस ऑफ बिजनेस।
बोलिए बेटा, क्लियर है सबको? अब आपसे कोई पूछता है बीसी के सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारे को क्या सिखा रहा है? न्यूएंसेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? किसकी बारीकियां? बिजनेस की। और जब आप वो बिजनेस की बारीकियां सीख जाओगे तो सीए बनने के बाद आप क्या कर पाओगे? ऑडिट। कैसे ऑडिट? डिलीजेंटली, मतलब बहुत अच्छे से ऑडिट कर पाओगे। किस चीज का ऑडिट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई होप क्लियर है? पक्का? अब हेडिंग डालो नेक्स्ट। बस हो गया? बस, अच्छा। हेडिंग डालो ह्यूमन एक्टिविटीज। नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन एक्टिविटीज। अब प्लीज सामने थोड़ी देर। नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का, दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करना। और इस पे कुछ एमसीक्यू है, मैं आप इस पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और जो भी पॉसिबल एमसीक्यू है पहले टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे। अब अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया बेटा कितने तरीके की एक्टिविटीज हैं? दो। एक एक्टिविटी इकोनॉमिक और एक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक। अब ध्यान से सुनना, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ रखा होगा, और नहीं भी पढ़ रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, सबसे पहली चीज, सर अगर मैं बात करूं कौन सी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, ध्यान से सुनो। वो एक्टिविटी जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं, दैट इज वो एक्टिविटी जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं, और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के पीछे मेरा मोटिव क्या है? मोटिव है पैसा कमाना। सुन लो, कौन सी एक्टिविटी? ह्यूमन एक्टिविटी मतलब ह्यूमन बीइंग दो तरीके की एक्टिविटीज करता है। एक एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक, और एक एक्टिविटी है जिसको क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक। अब ध्यान से सुनो, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी को करने के पीछे मेरा मोटिव क्या है? मोटिव है पैसा कमाना। पैसा कमाना इट मींस अगर मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूं और उस एक्टिविटी को करने के पीछे मेरा मोटिव है पैसा कमाना, दैट एक्टिविटी इज इकोनॉमिक। और पैसे कमाने को बोलते हैं अर्न अ लाइवलीहुड। अब ध्यान से सुन लो, अगर मैं बात करूं एक ऐसी एक्टिविटी जिस एक्टिविटी को करने के पीछे मेरा मोटिव है टू अर्न अ लाइवलीहुड। टू अर्न अ लाइवलीहुड का सिंपल मतलब है एक ऐसी एक्टिविटी जिस एक्टिविटी को करने के पीछे मेरा मोटिव है क्या करना? पैसा कमाना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अर्न अ लाइवलीहुड। तो उस एक्टिविटी को क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक। तो पहला पॉइंट आप क्या देखेंगे? सबसे पहली चीज आप देखेंगे एक्टिविटी इकोनॉमिक में सबसे पहली चीज मोटिव क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में मेरा मोटिव है क्या करना? पैसा कमाना, लेकिन वर्ड क्या लिखेंगे? अर्न अ लाइवलीहुड। ठीक है। दूसरी चीज एक चीज और देखेंगे, वो एक्टिविटी जिस एक्टिविटी के पीछे एक ड्राइवन फोर्स है। अभी समझा रहा हूं क्या मतलब? एक ड्राइवन फोर्स, और वो ड्राइवन फोर्स है रैशनैलिटी। सर क्या मतलब है? एक ऐसी एक्टिविटी जिसको करने से पहले मैं ये सोचूं कि इस एक्टिविटी को करने के बाद मुझे क्या मिलेगा वापस, इसको बोलते हैं क्या? रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब मेरे से बोला किसी ने कि आप स्टूडेंट को पढ़ाओ, तो पढ़ाने से पहले मैं क्या सोचूंगा कि स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद मुझे क्या मिलेगा रिटर्न में। अगर मैंने ये चीज सोची, इसको क्या बोलेंगे? और मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है? पैसा। इट मींस व्हाट? अर्न अ लाइवलीहुड। तो उस एक्टिविटी को क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक। दो चीज दिमाग में रखेंगे। पहली चीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के पीछे मोटिव क्या होता है? मोटिव अर्न अ लाइवलीहुड। दूसरी चीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे एक फोर्स होती है, फोर्स
and that force is rationality. रेशनैलिटी का मतलब होता है बेटा सेल्फ इंटरेस्ट. सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट मतलब, सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है इस एक्टिविटी को करने के बाद, इस एक्टिविटी को करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा. मेरे को अगर पैसा मिल रहा है तो वो एक्टिविटी कहलाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी. सर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या है. एक शेफ है, ध्यान से सुनो. एक शेफ, शेफ समझते हो कौन होता है? बावर्ची, जो क्या बनाता है. अब सुन लो, एक शेफ जो रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है. आप लोग बोल रहे हैं बावर्ची या कुक. अगर एक शेफ, एक कुक जो रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है, अब मुझे बताओ, शेफ रेस्टोरेंट में क्या कर रहा है? खाना बना रहा है. तो शेफ की ये जो खाना बनाने वाली एक्टिविटी रेस्टोरेंट में है, ये क्या कहलाएगी? क्यों बेटा? शेफ रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है, क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज उसके दिमाग में क्या आया? रेशनैलिटी, कि मैं रेस्टोरेंट में खाना बनाऊंगा तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? रिटर्न में क्या मिल रहा है? पैसा. तो बेटा उसने सबसे पहले ये देखा कि रेस्टोरेंट में खाना बनाऊंगा तो मेरा क्या इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट ये है कि अगर मैं रेस्टोरेंट में खाना बनाता हूं तो मुझे रिटर्न में मिलेगा पैसा. तो वो शेफ की जो रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाली एक्टिविटी है वो क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक. क्लियर है? तो दो चीज दिमाग में रखोगे. पहली चीज दिमाग में क्या रखोगे? वापस बोल रहा हूं, पहली चीज दिमाग में क्या रखोगे? क्या रखोगे? और दूसरी चीज, अगर मोटिव क्या है मेरा? अर्न अ लाइवलीहुड. दूसरी चीज रेशनैलिटी क्या है? ड्राइवन फोर्स. तो ये एक्टिविटी क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक. एग्जाम्पल लिया मैंने, शेफ क्या कर रहा है? शेफ कुक्स द फूड इन अ रेस्टोरेंट. शेफ कुक्स द फूड इन अ रेस्टोरेंट. तो इस शेफ की ये जो एक्टिविटी हुई रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाली, ये क्या कहलाएगी बेटा? इकोनॉमिक. क्लियर? अब आते हैं इससे आगे. इन दोनों के अलावा सुन लो, दैट इज, अगर मेरी, अब पॉइंट इज दैट, अगर मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं? इसके अपोजिट बोल रहा हूं. अगर मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं है, इसका मतलब नॉट टू अर्न लाइवलीहुड. यहां पे मैंने क्या लिखा था? अर्न अ लाइवलीहुड. लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं नॉट टू अर्न लाइवलीहुड, तो ये एक्टिविटी क्या कहलाएगी? अगर मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं है तो वो एक्टिविटी कहलाएगी नॉन इकोनॉमिक. दूसरी चीज, सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब मैं सामने वाले की केयर कर रहा हूं. केयर, मैं सामने वाले की केयर कर रहा हूं. दूसरी चीज हॉबी, मेरी हॉबी है गिटार बजाना, इज माई हॉबी. अब मुझे बताओ, मेरी हॉबी है, मैं गिटार बजा रहा हूं, दैट इज माई हॉबी. क्या वो गिटार बजाना हॉबी, उसके पीछे मेरा मोटिव पैसा कमाना है? नहीं. तो वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी? नॉन इकोनॉमिक. समझो इस चीज को. दो पॉइंट समझो. पहला पॉइंट, एक्टिविटी कर रहे हो और आपका मोटिव है टू अर्न अ लाइवलीहुड, तो वो एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक. अगर आपका मोटिव है नॉट टू अर्न लाइवलीहुड, नॉन इकोनॉमिक. दूसरी चीज, अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, एक्टिविटी करने से पहले आपने सोचा मुझे क्या मिलेगा, दैट इज व्हाट? तो वो एक्टिविटी. अगर आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे सामने वाले की केयर कर रहे हो, ठीक है. दूसरी चीज, आपकी कोई हॉबी है, हॉबी. तीसरी चीज, ध्यान से लास्ट वर्ड आ रहा हूं, एल्ट्रिज्म. एल्ट्रिज्म, ये वर्ड क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इन पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं. एल्ट्रिज्म, एल्ट्रिज्म का मतलब सामने वाले की क्या करना? केयर करना. और केयर करने के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना नहीं, सामने वाले की सिर्फ क्या करना बेटा? केयर करना. दैट एक्टिविटी इज व्हाट? नॉन इकोनॉमिक. अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना.
मेरी मदर मेरे लिए खाना बना रही है, ये इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक? क्यों बेटा? क्योंकि मेरी मदर अगर मेरे लिए खाना बना रही है, उनका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, क्या करना? केयर करना। इसका मतलब ध्यान से सुनो, शेफ रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है, आंसर इज व्हाट? शेफ अपने घर में अपने अपने बच्चों के लिए खाना बना रहा है, समझो? क्लियर? अब एग्जांपल, आप अपने यंगर, दैट इज आप अपने यंगर ब्रदर या सिस्टर को पढ़ा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं, आपका मोटिव अपने यंगर ब्रदर या सिस्टर को पढ़ाने के पीछे आपका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, क्या करना बेटा? केयर। तो वो एक्टिविटी क्या हुई? नॉन इकोनॉमिक। लेकिन आप प्राइवेट ट्यूशंस दे रहे हो, इकोनॉमिक। समझ आ रहा है कुछ? पक्का? तो एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें दो चीजों पे ध्यान रखना है, वन इज मोटिव एंड वन इज ड्राइविंग फोर्स। मोटिव क्या है? अर्न अ लाइवलीहुड। फोर्स क्या है? रैशनैलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनैलिटी? सेल्फ इंटरेस्ट। तो वो एक्टिविटी इकोनॉमिक। दूसरी चीज, अगर मोटिव नॉट टू अर्न लाइवलीहुड और मोटिव नॉट टू अर्न लाइवलीहुड और ड्राइविंग फोर्स है एल्ट्रिज्म। एल्ट्रिज्म मतलब सामने वाले की क्या करना, तो वो एक्टिविटी क्या है? नॉन इकोनॉमिक। अब मुझे बताओ, ये दोनों एक्टिविटी कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग ही तो करता है, इसलिए ये दोनों एक्टिविटी क्या कहलाती है? ह्यूमन एक्टिविटीज। क्लियर है? अब मेरे आप 2-3 क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, बुक 2-3 क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, प्लीज इनकी नोटिंग में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, बट मैं जो तुमसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं मुझे आंसर देना। प्लीज सामने देखो, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं सुनते रहो बस, क्योंकि मैं कराऊंगा ये क्वेश्चंस बाद में। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखो मैं बोल रहा हूं एक साइकिल रिपेयर शॉप है, साइकिल रिपेयर शॉप। वो साइकिल रिपेयर शॉप वाला जो एक्टिविटी कर रहा है वो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक? क्यों बेटा? क्योंकि उसने शॉप ओपन करी है साइकिल ठीक करने की, और साइकिल ठीक करेगा तो रिटर्न में क्या मिलेगा? पैसा। तो साइकिल रिपेयर शॉप इज इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक? दूसरा, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं पार्क में, ऑब्वियस सी बात है, आप नॉर्मल वॉक करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं पार्क में। इट मींस अगर आप किसी पार्क में एक्सरसाइज कर रहे हैं वो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक? क्यों बेटा? क्योंकि वहां पे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं पार्क में अपने को फिट रखने के लिए, वहां पे आप पैसे कमाने के लिए एक्सरसाइज नहीं कर रहे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लो, आप क्या कर रहे हैं? आप अपने एल्डर, जो क्वेश्चन पूछ भी रहा था पहले भी, आप अपने एल्डर या यंगर सिबलिंग, सिबलिंग मतलब अपने एल्डर या यंगर ब्रदर सिस्टर को असिस्ट कर रहे हैं उनकी पढ़ाई में। सुन लो, असिस्टिंग यंगर वन, असिस्टिंग यंगर वन इन देयर स्टडीज, नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक? क्यों? क्योंकि आप अपने छोटे भाई बहन को उनकी पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं, दैट इज व्हाट? नॉन इकोनॉमिक। नेक्स्ट सुन लो, कुकिंग फूड, कुकिंग फूड बाय होम मेकर, होम मेकर। एक मिनट, मैं फूड बना रहा हूं, फूड अपने घर पे, अपने घर वालों के लिए, अगर यही होता कुकिंग फूड इन रेस्टोरेंट? समझ आ रहा है? ये जो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये तुम्हारे स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछे गए हैं, ये रहे वो क्वेश्चंस। आई होप क्लियर है कॉन्सेप्ट? पक्का? इसकी नोटिंग कराऊंगा बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, प्लीज इसको इस तरीके से कहीं नोट करके रख लो, ये वर्ड को नोट करके रख लो, नेक्स्ट लेक्चर में इनकी नोटिंग कराऊंगा। प्लीज इनको कहीं नोट करके रख लो, नेक्स्ट लेक्चर में इनकी नोटिंग कराऊंगा। तो इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? नोट करके रख लो बस कहीं पे भी।